हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट BHDE 107 या हिंदी संरचना का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में चैप्टर 5 अर्थात रूप रचना या रूप सिद्धि के टॉपिक वाक्य में क्रिया शब्दों की रूप सिद्धि, संज्ञा शब्दों की रूप सिद्धि तथा सर्वनाम शब्दों की रूप सिद्धि पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से लॉन्ग तथा शॉर्ट दोनों प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस कारण वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना बेहतर होगा। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। वाक्य की आवश्यकता के अनुसार शब्दों के रूप में परिवर्तन को रूप सिद्धि कहते हैं। सामान्यतः बोलने के लिए व्याकरण का समुचित ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि बच्चों में भी अपनी बात को समझाने की क्षमता होती है, परंतु उन्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो व्याकरण का समुचित जानकारी होना आवश्यक है। इसी कारण रूप सिद्धि होना भी आवश्यक है। किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की रूप सिद्धि जाननी जरूरी होती है। तो पहले हम लोग देख लेंगे क्रिया शब्दों की रूप सिद्धि। वाक्य में क्रिया शब्द की रूप सिद्धि को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। क्रिया शब्दों से संबंधित व्याकरण कोटियाँ, क्रिया शब्दों की रूप रचना, क्रिया शब्दों के वैकल्पिक रूप तथा प्रेरणार्थक क्रियाओं की रूप सिद्धि। एक एक करके देख लेते हैं। पहले क्रिया शब्दों से संबंधित व्याकरण कोटियाँ। कर्मकता के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट होता है अकर्मक अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है, और सकर्मक इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है। अकर्मक क्रिया इस प्रकार की क्रिया जिसमें कर्म प्रधान नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, राधा रोती है। इन वाक्यों में अगर क्या या क्यों से प्रश्न किया जाए तो इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, अगर प्रश्न किया जाए कुत्ता क्या भौंकता है तो इसका कोई उत्तर नहीं है। पर जो सकर्मक क्रिया है, जिन क्रियाओं में कर्म प्रधान होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राधा गेंद खेल रही है, अगर प्रश्न किया जाए राधा क्या खेल रही है तो इसका आंसर है गेंद खेल रही है, अर्थात इसमें कर्म प्रधान है। सकर्मक क्रिया जो है इसको फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया अर्थात वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म होगा, और द्विकर्मक अर्थात वाक्य में दो क्रिया होगा। जैसे राधा ने कहानी सुनी, यहाँ पर एक ही कर्म है, वो है कहानी। द्विकर्मक क्रिया अर्थात दो कर्म, जैसे गीता ने नानी से कहानी सुनी। यहाँ पर दो कर्म हो गए, पहली नानी और दूसरी कहानी। ठीक है। सभी क्रियापदों से क्रिया, उनसे संबंध कर्ता व कर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। किसी क्रिया का निश्चित और अनिश्चित होना वृत्ति कहलाता है। क्रिया के प्रयोग होने वाले समय को काल कहते हैं, और क्रिया की अवस्था को जानने के लिए पक्ष शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात यहाँ पर फिर तीन शब्द आता है, पहला वृत्ति, दूसरा काल और तीसरा पक्ष। अब इन तीनों शब्दों को हम लोग समझ लेते हैं। वृत्ति की दृष्टि से क्रिया में तीन प्रकार की रूप रचना होती है। पहला निश्चय का अर्थ देने वाली, जैसे लिखता है, लिख रहा है, लिखा था। दूसरा संभावना, संदेह, अनुमान आदि का अर्थ देने वाली क्रियाएं, जैसे लिखे, लिखें, लिखूं आदि।
तीसरा, आज्ञा, आदेश आदि का अर्थ देने वाली क्रियाएं, जैसे लिखो, लिखिए। ठीक है। आगे, काल की दृष्टि से भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल 3 रूप होते हैं। पक्ष की दृष्टि से क्रिया भी 3 भेद बताए जाते हैं। बार बार होना, जैसे पढ़ता है, पढ़ता था। लगातार होना, जैसे पढ़ रहा है, पढ़ रही है। या पूरा हो जाना, जैसे पढ़ा है या पढ़ा था। ऊपर बताई गई व्याकरणिक कोटियाँ काल, पक्ष, वृत्ति सीधे क्रिया से संबंधित है। लिंग, वचन, पुरुष ये व्याकरणिक कोटियाँ क्रिया से सीधे संबंधित नहीं है, ये संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित है। अतः इन व्याकरणिक कोटियों से संबंधित क्रिया के विकार को क्रिया का बाह्य विकार कहा जाता है। किसी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्द हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्रिया का रूप किस संज्ञा के साथ कैसा होगा, इसे जानने का सिस्टम को व्यवस्था कहते हैं। इसका एक नियमबद्ध तरीका है। तो इन नियमों को पहले देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, कि किस तरह से किस कर्ता के साथ किस तरह का क्रिया का प्रयोग होगा। तो जो पहला नियम है, यदि कर्ता के साथ कोई परसर्ग न लगा हो, परसर्ग समझ लेना जरूरी है। जैसे क्या होता है ना, ने, को, से, ऐसे जैसे राम ने या राम को, इस तरह से अगर नहीं लगा रहे, माने बिना परसर्ग का रहे, तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। जैसे विनोद कॉलेज में पढ़ता है, विनोद कर्ता, तो पढ़ता है जो एक वचन हो गया और पुल्लिंग हो गया, वो किसके अनुसार हो गया, विनोद के अनुसार। वैसे ही गीता कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ पर गीता स्त्रीलिंग है, तो जो क्रिया है वो क्या है, पढ़ती है। सभी लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, तो सभी लड़के बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी पढ़ते हैं। इस तरह से हुआ। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, रूप कर्ता के अनुसार होता है। अगला नियम देख लेते हैं। यदि वाक्य में कर्ता के साथ कोई परसर्ग ने, को, से आदि जुड़ा हो, तो क्रिया में कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्म प्रधान हो जाता है। जैसे राम ने रोटी खाई। ठीक है, तो राम हिसाब से तो राम पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर राम के बाद परसर्ग जुड़ा हुआ है ने, इसीलिए जो क्रिया का लिंग होगा वो राम पर निर्भर नहीं करेगा। वो किस पर निर्भर करेगा, तो रोटी पर निर्भर करेगा, अर्थात कर्म पर निर्भर करेगा। इसीलिए राम ने रोटी खाई और सीता ने भात खाया। नहीं, तो पहला का जो लिंग है वो रोटी पर आधारित है और दूसरे का जो खाया वो भात पर आधारित है। अर्थात यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग में परिवर्तन नहीं हुआ। ये दूसरा नियम है, अगर परसर्ग लगा हो कर्ता के बाद तो। तीसरा नियम है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ परसर्ग जुड़ा हो और कर्म न हो, अथवा कर्म के साथ भी परसर्ग जुड़ा हो, तब क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन रूप में रहती है। अर्थात यहाँ क्या कंडीशन हो गया कि कर्ता के साथ भी परसर्ग जुड़ा है और कर्म नहीं है, या अगर कर्म है तो कर्म के साथ भी परसर्ग जुड़ा है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया होगा वो पुल्लिंग एक वचन रूप में हो जाएगा। जैसे माँ ने बच्चों को बुलाया। बुलाया इस शब्द में, ये शब्द ना तो माँ के अनुसार परिवर्तित हुआ ना ही बच्चों के अनुसार, ये क्या हो गया, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन ही रहा। तो इस तरह से ये 3 नियम हो गया। अब अगला देख लेते हैं, क्रिया शब्दों की रूप रचना। क्रिया शब्दों की रूप रचना मुख्यतः काल, वृत्ति, पक्ष, लिंग, वचन, पुरुष आदि की दृष्टि से देखी जाती है। पक्ष सूचक क्रियाओं के साथ वर्तमान अथवा भूतकाल सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ता हूँ, पढ़ रहा था, पढ़ा है। क्रिया रूप के अंत में
अनुनासिकता बहुवचन सूचक है। अगला, निषेधात्मक वाक्यों में वर्तमान काल सूचक रूप हूँ, है, हैं आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु भूतकाल सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं दिल्ली कॉलेज में नहीं पढ़ता, वर्तमान में, अर्थात पढ़ता के बाद हूँ, है, हूँ ये सब कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अगर भूतकाल में बोलूँ तो मैं दिल्ली कॉलेज में नहीं पढ़ता था, अर्थात यहाँ पर जो था ये जुड़ा। ठीक है। क्रिया शब्दों के वैकल्पिक रूप। कुछ क्रिया रूप दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे आया, आए, दिए, दिए। ये सब क्या है कि स्पेलिंग में अंतर है। आए, आ यो में ए की मात्रा, और आए, आ ए, आए। दिए, दो में हर्षई, यो में ए की मात्रा, और दिए दो में हर्षई ए। इस तरह से जो शब्द है इन्हें क्रिया का वैकल्पिक रूप कहा जाता है, और वर्तमान समय तक ये दोनों ही रूप प्रचलित हैं और दोनों ही स्वीकृत रूप हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं की रूप सिद्धि। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं से बनाई जा सकती है, किंतु सदैव सकर्मक ही ये होती है। ये दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, पहले हम ना उदाहरण देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। प्रथम प्रेरणात्मक जैसे उठाना, और द्वितीय उठवाना। पहला भगाना, दूसरा भगवाना। अर्थात ये जो अकर्मक क्रिया था उठना, इससे ही क्या बना, उठाना, और इसी से बना उठवाना, जो क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब परिभाषाओं को देख लेते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ये सभी क्रियाएं जहां व्यक्ति स्वयं दूसरे को कुछ करने की प्रेरणा देता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने लिए या किसी और के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं, जैसे कान्हा सोता है, ये तो अकर्मक हो गया। माँ कान्हा को सुलाती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा माँ दादी से कान्हा को सुलवाती है, यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे संज्ञा शब्दों की रूप सिद्धि इसको देख लेंगे। संज्ञा शब्द की रूप सिद्धि को तीन आधार पर देख लेंगे। पहले लिंग के आधार पर, दूसरा वचन के आधार पर, और तीसरा परसर्ग के आधार पर। एक एक करके देख लेते हैं। पहले लिंग के आधार पर, जैसे कि अंग्रेजी में जो निर्जीव संज्ञा, जैसे मकान, मेज, किताब आदि का कोई लिंग नहीं होता। इसके विपरीत हिंदी में सभी संज्ञा शब्दों का पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप होता है। संज्ञा चाहे वो हिंदी का हो या विदेशी भाषा से आया हुआ शब्द हो, जब तक उसे किसी एक लिंग प्रकार से न जोड़ा जाए तब तक उसका हिंदी के वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए बिस्कुट अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में भी स्वीकार कर लिया गया है। अब ऐसे वाक्य बनाने के लिए कि बिस्कुट सस्ता है या सस्ती है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, बिस्कुट पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इस तरह से क्या हुआ कि संज्ञा का रूप सिद्धि करने के लिए लिंग को जानना प्रथम शर्त है। प्रत्येक शब्द का लिंग होता है, प्रत्येक संज्ञा का लिंग होता है, उसे जानना पहली शर्त है। अब देख लेते हैं वचन के आधार पर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जैसे कि लड़का जाता है, लड़की जाती है, ये एक वचन। लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, यहाँ पर लड़के और लड़कियां, ये बहुवचन। अर्थात एक वचन ऐसे शब्द जिनसे एक संख्या का बोध हो, एक वचन कहते हैं।
कई उदाहरण जैसे पेड़, सड़क, दीवार, गमला, तोता, नेता, कुछ भी। और बहुवचन ऐसे शब्द जिनसे एक से अधिक संख्या का बोध हो बहुवचन कहलाते हैं, जैसे पाठशालाएं, साड़ियाँ, चिड़ियाँ, इस तरह से। अब परसर्ग के आधार पर रूप रचना को देख लेते हैं। परसर्ग के आधार पर, जैसे कि परसर्ग पर चर्चा हुआ कि क्या होता है, जैसे को, ने, से, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। तो परसर्ग के आधार पर संज्ञा का रूप रचना किस प्रकार होता है, इसको देख लेते हैं। एक उदाहरण द्वारा पहले समझने का प्रयास करते हैं। यह कमरा बड़ा है। इस कमरे में 2 दरवाजे हैं और 3 खिड़कियां हैं। दरवाजों पर नीले पर्दे लगे हैं और खिड़कियों पर पीले। दूसरे सभी कमरों में हरे पर्दे लगे हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि कमरा जो शब्द है उससे उसका बहुवचन हम लोग क्या कमरे भी बोलते हैं और कमरों भी बोलते हैं। ठीक है, तो कमरे भी होता है और कमरों भी होता है। उसी तरह से जैसे खिड़कियां भी होती है और खिड़कियों भी होती है। संज्ञा शब्दों की रूप रचना वचन और परसर्ग से प्रभावित होती है। इन व्याकरणिक विशेषताओं के लिए संज्ञा शब्दों की रूप सिद्धि इस प्रकार हो सकती है, जैसे परसर्ग रहित अर्थात बिना परसर्ग का, जैसे लड़का, लड़के, बहुवचन लड़के हो गया, ताला का बहुवचन ताले। और अगर परसर्ग सहित हो जाए तो लड़के का लड़कों और ताले का तालों। स्त्रीलिंग में भी वैसे ही परसर्ग रहित अर्थात बिना परसर्ग का होगा तो लड़की का लड़कियां, औरत का औरतें। लेकिन अगर परसर्ग के साथ हो तो लड़की से लड़कियों, औरत से औरतों। ठीक है, तो इस तरह से संज्ञा के रूप सिद्धि देखने के बाद अब हम लोग आगे सर्वनाम शब्दों की रूप सिद्धि को देख लेंगे। सर्वनाम शब्दों की रूप सिद्धि को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला देख लेते हैं, सर्वनाम शब्दों से संबंधित कोटियां। संज्ञा के स्थान पर आने के कारण सर्वनाम में भी वही लिंग होता है जो संज्ञा का है। अंग्रेजी में पुल्लिंग के लिए ही तथा स्त्रीलिंग के लिए सी भिन्न भिन्न रूप है, किंतु अन्य समस्त सर्वनामों का एक ही रूप होता है। हिंदी में ही या सी का भेद नहीं होता तथा संबद्ध संज्ञा शब्द का भी वचन उतना ही महत्व रखता है, किंतु सर्वनामों में एक वचन तथा बहुवचन हेतु भिन्न भिन्न शब्द हैं। जैसे मैं एक वचन के लिए, हम बहुवचन के लिए, वह एक वचन के लिए, वे बहुवचन के लिए। अब देख लेते हैं सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। व्याकरणिक कोटियों के लिए सर्वनाम शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता, किंतु परसर्गों से प्रभावित होकर रूप परिवर्तन होता है। संज्ञा शब्दों के बाद परसर्ग कोई भी हो, किंतु विकार का प्रकार एक ही होता है। जैसे लड़का प्लस ने, को से हो सकता है, या लड़के के बाद भी ने, को से यही प्रयुक्त हो सकता है। किंतु सर्वनाम शब्द अलग अलग परसर्गों के साथ अलग अलग रूप निर्मित करते हैं। जैसे मैं शब्द से ही मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, इस तरह से शब्द बन सकता है। वैसे ही तुमसे, तुमने, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, इस तरह से शब्द बन सकता है। अब सर्वनाम शब्दों के वैकल्पिक रूप। आप के अलावा सभी सर्वनामों के वे रूप जिनमें को हैं उनका एक एक वैकल्पिक रूप भी होता है। जैसे मुझको, मुझे, तुमको, तुम्हें, तुझको, तुझे आदि। सभी सर्वनाम जिसके अंत में से है, यहाँ पर भी एक परिवर्तन होता है। जैसे उसे, उससे, इसे, इससे, इस तरह से। अगला मैं, तू, तुम तथा हम सर्वनामों के कुछ अशुद्ध रूप भी देखे जाते हैं। जैसे
तेरे को, तुम्हारे को, हमारे को। ये अशुद्ध रूप भले ही है, पर कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है। अब सर्वनामों में ही अव्यय का प्रयोग। सर्वनामों में ही अव्यय का प्रयोग समस्त सर्वनाम रूपों के साथ लगता है। जैसे मैं ही करूं, मिठाई मुझे ही नहीं मिली, सबको मिल गई। इस प्रकार सर्वनाम तथा ही आपस में मिलकर कई शब्द बनाते हैं। जैसे तुझ प्लस ही तुझी, मुझे प्लस ही मुझी, उस प्लस ही उसी आदि। इस तरह से सर्वनाम शब्दों का रूप सिद्धि होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।